नमस्कार, द वायर के फेसबुक लाइव में आपका स्वागत है। 1 फरवरी को वित्त मंत्री अरुण जेटली ने वित्त विधेयक सदन में पेश किया था। इसी महीने 22 और 21 मार्च को उस पर लोकसभा में चर्चा हुई, जिसके बाद 40 के करीब संशोधन पेश किए गए। इसके बाद से पूरा बवाल मचा हुआ है कि आखिर इतने संशोधन क्यों लाने पड़े इस विधेयक के लिए। हमारे साथ इस मसले पर चर्चा करने के लिए द वायर के संस्थापक संपादक M.K. बेड़ू जी हैं, जो आर्थिक मामलों के बहुत अच्छे जानकार हैं। हम उनसे जानते हैं कि सर क्या है वित्त विधेयक और इसमें इतने संशोधन क्यों लाए गए हैं और इस पर क्यों इतना बवाल मचा हुआ है। देखिए, ऑपोजिशन पार्टीज को, खासकर राज्यसभा में के जो एमपीज को ये दिक्कत हुई कि ये जो जितने संशोधन लाए गए हैं, जो जब बजट पेश हुआ तो फाइनेंस बिल जिसे कहा जाता है उसमें करीब 10-12 अमेंडमेंट थे, संशोधन थे। मगर जब बिल पास होने की बारी आई पिछले हफ्ते, तो एकदम से ऑपोजिशन लीडर्स ने देखा कि 40 से 43 संशोधन एकदम से आए और उनके बारे में कोई चर्चा नहीं और उनको कोई नोटिस भी नहीं मिला कि ये इतने सारे नए कहाँ से आ गए। जो 13 जो शुरू में जो बजट पेश हुआ था वो तो लोगों के समझ में आया। तो जब ये हुआ तब राज्यसभा के जो जितने मेंबर्स थे उन्होंने ये अब राज्यसभा में ऑपोजिशन का बोलबाला है और लोकसभा में रूलिंग पार्टी बीजेपी की मेजॉरिटी है। तो राज्यसभा में ऑपोजिशन ने हल्ला किया कि आप ये सब जो नए संशोधन जो हैं ये मनी बिल के थ्रू इसलिए ला रहे हैं क्योंकि फिर यहाँ से पास करने के बाद राज्यसभा में उसको पास करने की जरूरत नहीं है। तो इस तरह आप राज्यसभा में उसको लाने का की कोई ज़रूरत नहीं है। और एक किस्म से उन्होंने कहा कि ये एक किस्म से उल्लंघन हुआ है कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसीजर्स का कि आपने राज्यसभा को बाईपास कर दिया है। और उसमें कई ऐसे उसमें आइटम्स है संशोधन, जो पॉलिटिकल फंडिंग, किस तरह पॉलिटिकल पार्टीज की फंडिंग हो, पारदर्शिता कैसी लाई जाए, और उसमें आधार का इस्तेमाल किन किन चीज़ों में होना चाहिए जो पब्लिक सर्विसेज जो दी जाती हैं। और उसमें और भी कई चीज़ें थी, कई सारे जो ट्राइब्यूनल जो हैं जो कोर्ट्स की तरह काम करती हैं उनको मर्ज करने का, कईयों को बंद करने का और दूसरे ट्राइब्यूनल के साथ मर्ज करने का था। इससे कई जो अभी जो ट्राइब्यूनल चल रही हैं उनके जो जजेस की नौकरी एकदम से 31 मार्च के बाद बिल्कुल ख़त्म। तो ये सारी चीज़ें जब ऑपोजिशन ने कहा, जो राज्यसभा में खासकर, कि बिल्कुल चर्चा के बगैर आप लोकसभा में लाए गए, पास किया गया, तो उस वजह से बवाल उठा। और उस वजह से अभी भी ये ठीक से कोई जवाब नहीं आया रूलिंग पार्टी के तरफ से कि इतने सारे संशोधन जो मनी बिल नहीं था, मनी बिल के कैरेक्टर में नहीं था। मनी बिल में वही आता है जो फाइनेंस जो बिल कहा जाता है, मनी बिल जो कहा जाता है, उसमें केवल टैक्स प्रपोजल आता है या एक्सपेंडिचर जो खर्चे करने वाले प्रपोजल। मगर इसमें तो कई पॉलिटिकल फंडिंग का जो मामला था, उसमें वो तो बड़ी बड़ी कंपनियां किस तरह फंडिंग करें वो प्रोसीजर था, उसमें तो उसका कोई मनी बिल से लेना देना नहीं था। तो उसको लेके बड़ा बवाल हुआ। और तो अभी भी जवाब सरकार ने ठीक से दिया नहीं है कि क्यों इतने सारे आप संशोधन बिल्कुल मनी बिल के आड़ में लोकसभा में उसको पास करके राज्यसभा में नहीं लाया जा रहा है। अच्छा, कल कपिल सिब्बल जी राज्यसभा में इसकी शुरुआत करते हुए, वित्त विधेयक पर चर्चा की शुरुआत करते हुए, कुछ 5-6 बड़े पॉइंट उन्होंने गिनाए थे जिन पे सरकार को ध्यान देना चाहिए। जैसे उसमें एक पॉलिटिकल फंडिंग का था, तो सरकार ने अब क्या नियमों में बदलाव कर दिया है? पॉलिटिकल फंडिंग किस तरह की हो गई है और क्या चीज़ें छिपाई गई हैं, क्या इसके फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है? देखिए, पॉलिटिकल फंडिंग का जहाँ तक सवाल है, आपको याद होगा जब डिमोनेटाइजेशन के दौरान प्रधानमंत्री मोदी जी ने बड़ा दावा किया था कि पॉलिटिकल फंडिंग भी एक काला धन पैदा करने के जो व्यवस्था में उसका एक जड़ है, और पॉलिटिकल फंडिंग और जो बड़े उद्योग और पॉलिटिकल पार्टीज के जो रिलेशनशिप है उसमें पारदर्शिता लाई जाएगी और किस तरह सब कुछ चेक में से दिया जाएगा, क्योंकि डिजिटल इकोनॉमी की बात हो रही थी, आपको याद होगा। मगर ये सब बात होने के बाद जब संशोधन आया, अरुण जेटली ने जब और बिना डिस्कशन के लाया गया और पास किया गया, उसमें क्या था? उसमें यह था कि बड़े उद्योग अब पॉलिटिकल पार्टीज को फंड दे सकते हैं, मगर उसमें बड़े उद्योग का नाम नहीं होगा, या उनकी बैलेंस शीट में ना पॉलिटिकल पार्टी का नाम होगा जिसको दिया जा रहा है, ना जो बड़ा उद्योग जो पैसे दे रहा है उसका नाम होगा।
तो बिल्कुल ये तो पारदर्शिता के उल्टे जा रहे हैं बिल्कुल, क्योंकि हर तरफ से ये छुपाया जा रहा है कि बड़ा फंड कौन दे रहा है और लेने वाला भी कौन है। तो इससे लोगों को बड़ा अचंभा हुआ, और ये बुद्धिजीवी और मीडिया में भी बहुत लोग इससे काफ़ी आश्चर्य हुए कि ये कैसे, ये पारदर्शिता के नाम पे ये कैसे किया जा रहा है कि आप बड़ी कंपनियां अपनी जो सालाना जो प्रॉफिट कमाती है उसमें से आप जितना मर्जी आप किसी पार्टी को दें, मगर ना बताएं किसको दिया, और उनका अपना नाम भी छुपा रहेगा, उनके अपने बैलेंस शीट में उनके अपने शेयर होल्डर्स को भी बताने की जरूरत नहीं है। तो ये तो एक बहुत ही अजीबोगरीब स्थिति है जिसका अभी तक कोई जवाब नहीं आया। जेटली जी ने एक बोला है कि हमारी राजनीतिक व्यवस्था अभी इतनी मैच्योर नहीं है, इतनी कि हम लोगों के नाम दे सकें बड़े उद्योग। अब सारी दुनिया को पता है अडानी, टाटा, अंबानी, बिरला किसको पैसे देते हैं, तो इसमें अब नाम छिपाने की क्या बात है? ये तो सब इस हवा में सब नंगे हैं। तो आप अब जब पारदर्शिता की बात करें तो नाम दीजिए कि फला ने, बिरला ने बीजेपी को इतना दिया, या कांग्रेस को इतना दिया, या समाजवादी पार्टी को इतना दिया। तो ये बात छुपाने वाली हो रही है, इसके बजाय कि ट्रांसपेरेंटली बताएं कि फंडिंग कौन कहाँ कर रहा है। फंडिंग में पारदर्शिता लाने की कवायद करने वाली सरकार कैसे ला रही है पारदर्शिता, है आपके समझ में आ गया। अगर आपको वित्त विधेयक से जुड़ी कोई और बात ना समझ में आ रही हो तो वेणु जी हमारे साथ बने हुए हैं, आप उनसे कोई भी सवाल पूछ सकते हैं। सर, एक बात और कही जा रही है कि ये वित्त विधेयक के पारित हो जाने से न्यायपालिका और सरकार के बीच में टकराव और बढ़ेगा। ये क्या मसला है कि ऐसा क्या विधेयक प्रावधान है इसमें कि जिसके चलते न्यायपालिका से टकराव बढ़ने की बातें कही जा रही हैं? देखिए, इसका कारण ये है कि हिंदुस्तान में कई जैसे हाई कोर्ट, और सब जानते हैं कि केसेस जो बड़े बड़े जो कमर्शियल डिस्प्यूट्स होते हैं, जो बिजनेस के जगत में जो डिस्प्यूट्स होते हैं, वो हाई कोर्ट में जाते हैं। चाहे वो सरकार और किसी कंपनी के बीच में हो, दो कंपनियों के बीच में हो, कोई भी मामला हो, किसी टेलीकॉम इंडस्ट्री का मामला हो या कोई सिविल एविएशन इंडस्ट्री का मामला हो, क्योंकि आजकल हर एक इंडस्ट्री में आईटी इंडस्ट्री का मामला हो, बड़े पेचीदा इश्यूज हैं, ग्लोबल लेवल पे इश्यूज हैं, डोमेस्टिक लेवल पे जिस तरह बिजनेस किया जाता है, और झगड़े होते हैं और डिस्प्यूट्स होती हैं। तो इन सब चीज़ों के लिए कई सालों से ये एक सरकार ने ट्राइब्यूनल्स बनाना शुरू किया है। जैसे आप देखिएगा हर चीज़ के ट्राइब्यूनल्स होते हैं। अब इनकम टैक्स एपेलेट ट्राइब्यूनल है, या कई ट्राइब्यूनल्स जैसे टेलीकॉम इंडस्ट्री के जो डिस्प्यूट्स को, झगड़ों को सुलझाने के लिए अलग ट्राइब्यूनल है। तो सिविल एविएशन जो इंडस्ट्री है उसके ट्राइब्यूनल्स हैं, बैंकिंग के ट्राइब्यूनल्स हैं। जिस तरह जब उद्योग बैंकों को पैसा नहीं लौटाते और डिस्प्यूट होता है तो बैंकिंग के अलग ट्राइब्यूनल्स हैं। तो ये ट्राइब्यूनल इसलिए क्रिएट किए गए ताकि कि हाई कोर्ट पे थोड़ा भार कम हो, क्योंकि हाई कोर्ट तो उतनी है जितने देश में है। तो क्योंकि ये थोड़ा सा स्पेशलाइज्ड भी है, डिस्प्यूट्स स्पेशलाइज्ड सब्जेक्ट्स हैं, तो इसके बड़े ट्राइब्यूनल्स बने। तो इसमें क्या होता है कि इन ट्राइब्यूनल्स के बनने में और इनकी जो नियुक्ति में, एडमिनिस्ट्रेशन में, बड़ी जुडिशरी का, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं उनका भी, उनसे सलाह ली जाती है और उनका भी रोल रहता है। इस बार सरकार ने एक संशोधन पास किया मनी बिल के नाम पे, जबकि इसमें कोई मनी बिल से लेना देना नहीं है, कि कई सारे ट्राइब्यूनल्स को उन्होंने बंद करके वो दूसरे ट्राइब्यूनल्स के साथ मर्ज कर दिया है। इसका मतलब जहाँ पे 10 ट्राइब्यूनल्स हैं, या मैं उदाहरण के तौर पे कह रहा हूँ, जहाँ पे 7 या 10 ट्राइब्यूनल्स हो गए, अब सिर्फ 4 हो गए, और वो 4 बाकी 6 जो बंद हुए उनका काम भी करेगी। इससे क्या होगा कि सडनली जितने जो जजेस थे दूसरे 6 ट्राइब्यूनल के, ये क्योंकि ये बंद हो गई हैं, उनकी कोई नौकरियां नहीं है, वो 1 अप्रैल से उनका भी कुछ ठिकाना नहीं है, क्या करेंगे। और ये कहा जा रहा है कि इसमें जो बड़े जुडिशरी से सलाह शायद नहीं ली है, तो इससे आगे जाके तनाव हो सकता है, क्योंकि यही सारी जो केसेस ट्राइब्यूनल में अगर जजमेंट आता है तो आप कई पार्टीज ऊपर हाई कोर्ट भी जाती हैं और सुप्रीम कोर्ट भी जाती हैं। तो एक इंटरप्रिटेशन ये माना जा रहा है कि सरकार ने ये अपने जजों की अपने हिसाब से नियुक्ति करने के लिए ये काम किया है, और जो बाकी जो हायर जुडिशरी, जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं, उनसे सलाह लिए बगैर ये एक बैकडोर से काम करने का ये एक ऑपोजिशन का चार्ज है ये, और इसमें मेरे को लगता है थोड़े तथ्य है इसमें।
अच्छा सर, कल कपिल सिब्बल ने जब भाषण की शुरुआत की अपने, तो उन्होंने कहा कि आयकर अधिकारियों को असीमित अधिकार दिए जा रहे हैं, ऐसा करके वो देश के लोकतांत्रिक चरित्र को खतरा पहुंचाया जा रहा है। तो ये क्या मामला है, कैसे अधिकार मिल रहे हैं आयकर अधिकारियों को? ये आज मेरे ख्याल राज्यसभा में ये कई मेंबर्स ने उठाया ऑपोजिशन के। इसमें इन्होंने ये कराया कि जैसे आयकर अधिकार जो है, जो हिंदुस्तान में आप किसी से भी पूछेगा, इनके अगर सर्वे कराओगे तो आपको ये बताएंगे कि जो काले धन जो जितना जमा हुआ है पिछले 20, 25, 30 साल में, उसमें आयकर अधिकारियों ने पूरी मदद करी है उद्योगों की। और ये बहुत ही मतलब ज़्यादातर बहुत करप्ट माने जाते हैं। मगर ये सरकार उन्हीं आयकर अधिकारियों पे पूरा भरोसा करके उनको पूरी पावर दी जा रही है कि आपको अगर शक भी हो किसी पे, उनके घर पे आप रेड मारें और आपको शक होगी कि कोई काला धन है, या तो आप सीधे जाके उनको रेड करें उनके, और उनके सारी संपत्ति को सीज कर लें 6 महीने के लिए। जबकि ये जो चीज़, जो प्रावधान है, ये जो डेमोक्रेटिक प्रोसीजर्स जो हैं उसके खिलाफ जाता है। क्योंकि आज की तारीख में इस संशोधन से पहले यही जो आयकर अधिकारी हैं, इनको अपने सबसे ऊपर वाले जो अफसरों से परमिशन लेनी पड़ती है। कई बार कोर्ट से भी परमिशन लेके लाना पड़ता है कि भाई किसी को अगर एसेट सीज करना है, किसी को रेड करके अगर किसी की संपत्ति पे कब्जा करना है कुछ समय के लिए इन्वेस्टिगेशन के दौरान, तो ये सारी जो प्रोसीजर्स जो हैं, डेमोक्रेटिक प्रोसीजर्स, इसको हटा के इनको पूरा पावर दिया जा रहा है। तो ऑपोजिशन का कहना है कि ये पावर इसलिए दिया जा रहा है क्योंकि ये सरकार एक खौफ का माहौल पैदा कर रही है देश में, और धीरे धीरे अब ये इसी चीज़ को यूज़ करके, इन्हीं पावर्स को यूज़ करके ये ऑपोजिशन और ऐसे लोगों के खिलाफ ये एक अभियान चलाएंगे जो सरकार के खिलाफ बोल रहे हो या जो डिसेंटर्स हों। तो ये एक बहुत बड़ा एक डर है लोगों को, जो कि मेरे ख्याल ऑपोजिशन ने राज्यसभा में और लोकसभा में इसका एक एक्सप्रेशन उन्होंने किया है। फेसबुक पे हमारे एक दर्शक ने सवाल भेजा है, क्या धन विधेयक को रोका जाना नामुमकिन है? विपक्ष या सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल करके ऐसा करना संभव है या नहीं है? देखिए, ये जो आप एक तरह से देखें तो ये रूलिंग पार्टी ये कहती है कि हमने सारे प्रोसीजर अडॉप्ट किए हैं, क्योंकि हमने लोकसभा के स्पीकर जो हैं सुमित्रा महाजन जी से पूरा जो रूल है उसके तहत हमने परमिशन लेके किया है। जबकि आप अगर साफ देखेंगे तो इन स्पिरिट जिसे कहते हैं, ये सही नहीं है। इतने सारे एक्स्ट्रा 30 जो संशोधन बिना बताए इस तरह पारित करना, ये कभी भी लोकसभा के रीसेंट हिस्ट्री में तो इतना नहीं हुआ है। हालांकि 1, 2, 3 संशोधन आए, मगर इस तरह एकदम से 25-30 संशोधन नए एकदम से जो ऑपोजिशन पे इन्होंने एकदम से उसको बैकडोर से लाने की कोशिश करी और ऑपोजिशन को सरप्राइज किया है, ये नहीं हुआ ऐसे। हालांकि बीजेपी ये कह रही है कि सबसे जो पहले लोकसभा स्पीकर थे मावलंकर जी, उन्होंने भी इस चीज़ को कि मनी बिल के आड़ में कुछ अर्जेंट जो संशोधन जो करने हो वो कर सकते हैं, जिसका सीधे ही टैक्स से कोई लेना देना ना हो। मगर अगर आप मावलंकर की बातों पे भी जाओ तो उनका ये स्पिरिट, उनके जो कहने के पीछे ये स्पिरिट था कि बहुत ही अर्जेंट अगर 1-2 चीज़ें तो कर सकते हैं। अगर मावलंकर आज होते और उन्होंने देखा होता कि इतने सारे 25-30 एक साथ उन्होंने कर दिए, इतने थोक में नए संशोधन मनी बिल के आड़ पे, तो मावलंकर जी भी बड़े दुखी होते अगर आज वो देख रहे होते कि क्या हो रहा है। अच्छा सर, पैन कार्ड के लिए आधार को अनिवार्य किया जा रहा है, क्या ये भी इसी वित्त विधेयक के जरिए ही पारित किया गया है? हाँ, वो इसलिए करा क्योंकि वो इनकम टैक्स से रिलेटेड है। ये कहा जा रहा है कि इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए आधार कार्ड ज़रूरी है ना। अभी तक तो सुप्रीम कोर्ट में ये मामला चल रहा है कि आधार कार्ड हर चीज़ में ज़रूरी है, कि किन चीज़ों में ज़रूरी होना चाहिए, किन चीज़ों में नहीं। और आपको याद होगा कि सरकार, अटॉर्नी जनरल अपनी सरकार के सुप्रीम कोर्ट में ये भी इन्होंने आर्ग्यू किया कि पब्लिक इंटरेस्ट जो लोग इसके जो खिलाफ थे, उन्होंने कहा कि हर चीज़ में आधार कार्ड नहीं होना चाहिए। और इस पे
सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि ये वॉलंटरी बेसिस पे होना चाहिए, और सरकार ने अपनी तरफ से ये बात रखी कि ये राइट टू प्राइवेसी जो है ये कॉन्स्टिट्यूशन में कोई फंडामेंटल राइट नहीं है। जबकि और लोग जो जजेस हैं और जो लीगल एक्सपर्ट्स हैं वो ये कह रहे हैं कि जो राइट टू प्राइवेसी कई जो सुप्रीम कोर्ट के जो कन्वेंशन ऑर्डर्स जजमेंट्स के तहत कई सालों से वो भी एक किस्म से एक बन गया है, जजमेंट्स के जरिए उसको भी एक सैंटिटी मिला है। तो सुप्रीम कोर्ट ने अब राइट टू प्राइवेसी जो इस आधार से जो रिलेटेड जो मामला है उन सब चीज़ों को एक कॉन्स्टिट्यूशन बेंच को दे दिया है, जो वो अब देखेगा। तो मुझे लगता है कि कॉन्स्टिट्यूशन बेंच के जो ऑर्डर का इंतजार भी कर सकती थी सरकार, इसके बजाय कि एक एक करके हर चीज़ में आधार का नंबर को घुसाना कि अब इसके लिए भी होगा, इसके लिए भी होगा। अब इनकम टैक्स में तो उन्होंने ये भी कह दिया कि अगर मेरे ख्याल 1 जून तक अगर नहीं हुआ तो शायद इनकम टैक्स रिटर्न भी एक्सेप्ट नहीं होगा। तो इसलिए लोगों में भी थोड़ी सी त्राही सी मची हुई है। तो अब मिड डे मील में भी कह रहे हैं कि आधार कार्ड कंपलसरी होगा। मेरा ये मानना है कि अगर ठीक है कोई सब्सिडी सरकार दे रही है गरीबों को, उस पर अगर लीकेज ना हो तो उस पर आधार आप कर सकते हो कि गरीब आदमी भी जिसको सब्सिडी मिल रहा है वो अपना आधार देने को तैयार है। मगर आप हर चीज़ के लिए अगर आधार मांगोगे तो लोग ये भी सवाल उठाने कि इसमें हमारी प्राइवेसी का क्या होगा, हमारी सारी डिटेल्स हैं, कोई हैक करके कोई हमारे नाम पे कोई ट्रांजैक्शन कर जाए, कोई हमारे नाम पे अगर आपके जो फिंगरप्रिंट या जो आंखों का जो वो होता है उसको कोई अगर कॉपी कर ले तो आप, और कोई क्राइम कमिट करे तो उसमें तो आप फंस सकते हो क्योंकि आपका मैच करेगा उससे। तो ये सारी चीज़ें, प्राइवेसी है, सिक्योरिटी है कि नहीं, ये डिबेट अभी भी चल रहा है कि जो हमारे जो आधार जो पूरी जो डेटाबेसिंग है, जो उसके सर्वर्स है, उसमें सिक्योरिटी कितनी है, इस पे अभी भी सरकार कुछ कह नहीं रही है। और इसमें कई सरकार के लोग भी इसके खिलाफ काम कर रहे हैं। सुब्रमण्यम स्वामी देखिए, वो बिल्कुल इसके खिलाफ है कि आधार का डेटाबेस किसी प्राइवेट कंपनी के सर्वर में हो। तो और भी कई लोग इसके खिलाफ हैं। सरकार का एक विभाग भी इसके खिलाफ चल रहा है कि इसमें नेशनल सिक्योरिटी मामला है। होम मिनिस्ट्री बहुत साफ तरीके से बोल रहा है, जो इंटेलिजेंस ब्यूरो वगैरह, कि इसमें रिस्क है नेशनल सिक्योरिटी कि ये सर्वर जो है आधार के सारे देश के जो 100 करोड़ लोगों के जो डिटेल्स ऐसे सर्वर में हो जिसपे सरकार का पूरा कंट्रोल ना हो और प्राइवेट सेक्टर के हाथ में हो। तो ये डिबेट तो अभी भी चल रहा है, ये तो रिजॉल्व हुआ नहीं है डिबेट। अच्छा सर, क्या नगद लेन देन की सीमा भी घटाई गई है 3 लाख से 2 लाख? और इसमें शायद एक नई बात जो पढ़ने को मिल रही है कि अगर आप 2 लाख से अधिक नगद लेन देन करते हैं तो आपको इतने की ही पेनाल्टी लग सकती है। हाँ, उसमें है कि भाई कैश ट्रांजैक्शन जो है एक दिन में एक ट्रांजैक्शन अगर आप 2 लाख से ज़्यादा करेंगे तो आप इसमें उतनी पेनल्टी लगेगी। और ये इसलिए किया गया है ताकि इसमें कैश ट्रांजैक्शन ज़्यादा ना हो और ये सब बैंकों के ज़रिए हो। तो इससे क्या होगा कि अब जैसे इसमें एक और दिक्कत है, जैसे एग्रीकल्चर जो गाँवों में तो अभी भी टैक्स नहीं लगता। अब किसान तो हमेशा कैश रखता है ना, क्या वो किसान हर चीज़ में तो बैंक में जाता नहीं है। तो अगर किसी किसान के घर में शादी हुई तो वो अगर 3 लाख 4 लाख के कैश में देना चाहता हो, सामान खरीदना चाहता हो, तो आप कैसे आप आइडेंटिफाई करेंगे कि भाई ये किसान हैं, ये नॉन टैक्स कैटेगरी में आते हैं, तो इनको छोड़ें या इनको पकड़ें। तो अब रूरल और अर्बन के बीच में भी एक किस्म से ग्रे एरिया भी बहुत है ना, तो इसमें बड़ी दिक्कतें आएगी आगे जाके, मेरे को लगता है। अच्छा, फेसबुक पे हमारे लिए एमानुएल का सवाल है, कॉरपोरेट घरानों को इससे कितना फायदा होगा इस वित्त विधेयक से? देखिए, कॉरपोरेट घरानों को सबसे बड़ा फायदा ये है कि इन्होंने इस सरकार को ये इस कन्विंस कर दिया है कि हम पॉलिटिकल फंडिंग लीजिए मगर हमारा नाम कहीं मत दीजिए। और इससे फायदा रूलिंग पार्टी, देखिए हमेशा रूलिंग पार्टी को ज़्यादा पैसे मिलते हैं, तो इसमें रूलिंग पार्टी को फायदा है। आप बड़े, अगर मैं नाम नहीं लेना चाहता, बड़े आप 10 उद्योग लें तो वो आगे जाके रूलिंग पार्टी को ज़्यादा देंगे, उनका नाम नहीं छपेगा, उनका नाम कहीं पे नहीं होगा। और ये तो पारदर्शिता के बिल्कुल ही खिलाफ है। उल्टा जो रूलिंग पार्टी है और उनको भी, या जो मेन ऑपोजिशन पार्टी है उनको भी अपने किताबों में किसी के नाम देने की जरूरत नहीं है। तो ये तो जो बड़े उद्योग हैं, आप देखिएगा, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। बड़े उद्योगों के नाम को छुपाने की पूरी कोशिश हो रही है
और छोटे लोग जो आधार हर चीज में बोल रहे हैं कि आप आधार में अपना कार्ड दीजिए, अपना नंबर दीजिए और अपने आप को पूरा एक्सपोज कीजिए। छोटों को एक्सपोज, इंडिविजुअल्स को और बड़े उद्योगों को पूरा कवर दिया जा रहा है। तो ये मुझे ये मामला ठीक से समझ में नहीं आया, ये क्या पॉलिसी है। अच्छा, ऐसे ही सैयद अदनान का सवाल है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आधार अनिवार्य नहीं है, पर सरकार कोर्ट की अवमानना कर रही है, इस पर शीर्ष अदालत चुप क्यों है? देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने जो मुद्दा है कि आधार वॉलंटरी होना चाहिए या कंपलसरी होना चाहिए, और जो प्राइवेसी का मामला है, प्राइवेसी ही सबसे बड़ा मुद्दा है, तो सुप्रीम कोर्ट ने इस इशू को एक बड़े कॉन्स्टिट्यूशन बेंच को दे दिया है। तो ये कहना ठीक नहीं होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने इस पे कुछ किया नहीं है, क्योंकि हमें वेट करना पड़ेगा कि कॉन्स्टिट्यूशन बेंच इस पे क्या बोलती है। मुझे लगता है कि कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ये इस बात को कंफर्म करेगी आगे जाके। ये मेरी आशा है कि ये होना वॉलंटरी ही चाहिए, इसको आप किसी पे थोप नहीं सकते। तो जिस तरह यहाँ थोपा जा रहा है ये गलत है, और मेरे को ये पूरा विश्वास है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन बेंच इस मुद्दे को पूरी तरह से कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से जब देखेगा तो इस पे ये कुछ, मेरी आशा है कि कुछ पॉजिटिव निकलेगा। हाँ, ये हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट, ये शायद चीफ जस्टिस ये कह सकते हैं कि भी कॉन्स्टिट्यूशन बेंच थोड़ा जल्दी इस मामले को सुलझाए, थोड़ा इसको जल्दी करवा सकते हैं। अच्छा, ऐसे ही कृष्ण कुमार मौर्य ने सवाल पूछा है, वित्त विधेयक में 5 खास चीजें क्या हो सकती हैं या सरकार क्या अलग कदम उठा सकती है? जो 5 चीजें जो अभी जो हुई हैं, जो पारित, हाँ, जो वित्त विधेयक में पारित हुई, इसमें 5 क्या खास बातें हैं? देखिए, 5 खास बातों में मैं तो ये कहूंगा कि जो पॉलिटिकल फंडिंग के जो प्रावधान है वो खास है, बहुत आश्चर्यजनक भी है, जैसे मैंने बोला। और दूसरा, जिस तरह इनकम टैक्स के जो अधिकारियों को, छोटे अधिकारियों को पूरी छूट दी जा रही है कि आप किसी के भी घर घुस के शक के बेसिस पे आप उनके संपत्ति को जब्त कर लें, ये तो बहुत ही विचित्र भी है, क्योंकि ऐसा हमने पहले कभी सुना ही नहीं कि ऐसा इतना पावर दी जाए अधिकारियों को, जिनका खुद का रेपुटेशन भी बहुत ही मतलब खराब है। अगर आप कहीं भी पूछ लें, यही अधिकारी हैं जिन्होंने इतने सालों में जो काला धन के उत्पादन में पूरा सहयोग किया है उद्योगों का। तो ये दूसरा ये है। तीसरा, जो मुझे लग रहा है कि ये जो आधार जो कंपलसरी किया है इनकम टैक्स रिटर्न के लिए, ये भी एक बड़ा मुद्दा है और इस पे भी चर्चा होगी। अब सुप्रीम कोर्ट भी आगे जाके इस पे गौर करेगा। और चौथा मुद्दा, जैसे आपने बताया, जो सारे जो ट्राइब्यूनल्स की को मर्ज किया जा रहा है, उससे भी थोड़ा सरकार और जुडिशरी के बीच में तनाव होने की संभावना है। तो इस पे भी आगे जाके मुझे जो सरकार और जुडिशरी के बीच में जो रिलेशनशिप है, ये कुछ खटाई में जाते हुए दिख रहा है। और इसका एक और कारण भी है, क्योंकि अब तो जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स के लिए भी सरकार ये इंसिस्ट कर रही है कि जो सुप्रीम कोर्ट ने जिसको खास मना कर दिया है कि भाई हर एक जज जो अपॉइंट होंगे उनकी नेशनल सिक्योरिटी की बड़ी क्रेडेंशियल्स होनी चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई ये नेशनल सिक्योरिटी क्या क्रेडेंशियल है ये। तो ये सारी चीज़ों को आपको जोड़ के देखना चाहिए। जिस तरह ये आधार इम्पोज किया जा रहा है लोगों पे, 100 करोड़ लोगों पे, फिर ये नेशनल सिक्योरिटी को लाया जा रहा है हर जगह, नियुक्ति में, जजों की नियुक्ति में लाया जा रहा है। तो ये नया किस्म का एक माहौल पैदा हो रहा है, इनकम टैक्स रेड्स, डर का माहौल एक किस्म से, एक नेशनल लेवल पे। कुछ लोगों को मैंने सुना आज राज्यसभा में कहते हुए कि सरकार का लक्ष्य ये लग रहा है कि खौफ पैदा किया जाए और नेशनलिज्म के नाम पे थोड़ा और खौफ हो। तो कुछ ऐसा ही सवाल शिवांगी का है, क्या आपको लगता है कि कैशलेस इकोनॉमी बनाने के पीछे की मंशा निगरानी रखना है या इसका कोई विशुद्ध कारण है? देखिए, कैशलेस का तो उन्होंने बाद में लेस कैश बोल दिया था उसको, कैशलेस तो होगा नहीं। ये डिमोनेटाइजेशन के दौरान ये बड़ा एक मकसद था कि लेस कैश इकोनॉमी होगी, मगर मैं ये देख रहा हूँ कि जिस तरह धीरे धीरे नोट वापस आया है, सिस्टम में आ रहा है, वापस लोग उसी कैश ट्रांजैक्शंस की तरफ जा रहे हैं। तो इसका मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। जो ऑनलाइन जो रिटेल कंपनियां हैं, फ्लिपकार्ट जैसी, जो स्नैपडील, अमेजोन, ये जितनी ये कैश ट्रांजैक्शन डिमोनेटाइजेशन से पहले करते थे, डिमोनेटाइजेशन के बाद वो कैश ट्रांजैक्शन का कम हुआ
घरों में डिलीवर करते थे ना लोग, कैश ही करीब 60% तो ये लोग कैश से ही लेते थे इनसे, जब भी घरों में डिलीवर होती थी सामान। और डिमोनेटाइजेशन दौरान वो कम हुआ, आधा हुआ। अब मैंने सुना है कि वापस उसी लेवल पे आ गया है। तो ये लोगों का एक बिहेवियर, एक हर एक अर्थव्यवस्था में भाई लोगों का बिहेवियर भी एक पैटर्न होता है। अब जिस देश में 90% जो लोग फैमिलीज जो हैं, 90% फैमिली जहाँ पे महीने की जो इनकम 15,000 से कम हो, अब वो कितना बैंकों में कितनी बार ही जाएंगे? वो तो जो मिला और खर्चा हुआ कैश ये भी देखने की जरूरत है ना। मुनीब अंसारी का सवाल है, धन विधेयक की क्या विशेषता है? वित्त विधेयक की क्या विशेषता है? कौन वित्त विधेयक में जो फाइनेंस, जो मनी बिल की? हाँ, मनी बिल की क्या विशेषता है? मनी बिल की विशेषता कुछ नहीं है। मनी बिल क्या है? जब सरकार साल में एक बार ही बजट लाती है, तो उस बजट में जितने जो अमेंडमेंट्स होते हैं, जो लीगल अमेंडमेंट्स, जैसे टैक्स चेंज किया उसके लिए अमेंडमेंट, और कई चीजें जो बदली उसके लिए अमेंडमेंट, तो बजट से जो रिलेटेड जितने संशोधन होते हैं वो मनी बिल में आते हैं। अभी कंट्रोवर्सी ये है कि उसके बाहर करीब 20-25 और संशोधन उन्होंने मनी बिल के साथ जोड़ दिया है, ताकि वो एकदम से लोकसभा में पास हो जाए, क्योंकि मनी बिल केवल लोकसभा में पास होना काफी है, उसको राज्यसभा में ले जाने की जरूरत ही नहीं है। तो ये सरकार के ऊपर ये ऑपोजिशन ये चार्ज लगा रही कि आप कई और संशोधन जिनका बजट से कुछ लेना देना नहीं है, उसको आपने मनी बिल में जोड़ दिया, इस वजह से कि ये राज्यसभा में आए ही ना। तो इस तरह आप राज्यसभा को बाईपास कर रहे हैं, ये ऑपोजिशन का चार्ज है। कुछ हद तक इस चार्ज में दम है। धन्यवाद आपका, आप लोग हमारे साथ जुड़े रहे द वायर के फेसबुक लाइव में। बहुत बहुत धन्यवाद।